हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है पढ़ाई जर्नल की। कल हम लोगों ने 13 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 14 और 15। अच्छे क्वेश्चंस हैं, पुराने भी रिपीट हो रहे हैं और कुछ नए ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पहले आप देखो जल्दी से क्वेश्चन स्क्रीन पर। तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 lakh, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट, ये नई चीज आई है, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। बॉट गुड्स टिम्बर फॉर 3 lakh, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक, पेड कैरिज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर, बैंक चार्जेस, goods were used to make furniture and wages paid, dividend collected by bank, wrongly credited in firm's account. Tejveer sold his personal scooter for 35,000, deposited in the amount in the firm's bank account. ठीक है, तो करें स्टार्ट। पहला ट्रांजेक्शन तो आप सबको आता है, ऑनर कौन है, तेजवीर। फिर ट्रांजेक्शंस में डेट नहीं दी है, फॉर्मेट क्या होता है बेटा अपना, डेट, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, है ना। ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ तेजवीर। अपन किस किस में बना रहे हैं, तेजवीर। ठीक है, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले तेजवीर ने बिजनेस स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया उससे हमें मतलब नहीं है। बिजनेस में पैसा लगाया, कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज, असेट्स इंक्रीज होंगी तो कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में पैसा आया तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 5 लाख, तो ये आ गया हमारा 5 लाख। नरेशन क्या होगी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 लाख। बैंक अकाउंट ओपन किया, 3 लाख रुपए जमा किए। तो बैंक में पैसे जमा हुए, हमारे पास से कैश कहाँ गया, बैंक में। बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पैसे जमा किए हम लोगों ने, 3 लाख। ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटेड इन कैश, पूरा लिखिएगा, डिपॉजिटेड इन कैश। देखो, बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें पैसे बैंक में जमा करने होंगे। तो ट्रांजैक्शन तो यही कहलाएगा ना कि कैश हमारे पास से कहाँ गया, बैंक में। तो ओपन अ बैंक अकाउंट के लिए भी जर्नल एंट्री बैंक टू कैश ही बनेगा। ठीक, अब आते हैं हम सी में लिखा है इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। देखिए, हमने शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, अब यदि हमने शेयर्स बिजनेस में से खरीदे होते तो कैपिटल डिक्रीज होती, बट हमने हमारे सेविंग अकाउंट में से पर्सनल शेयर्स खरीदे हैं। तो आप ध्यान से समझें, क्या सेविंग अकाउंट बिजनेस का है, नहीं, पर्सनल है। अब हम बिजनेस में काम कर रहे हैं, घर पे हमारी मम्मी कुछ भी खरीद रही है तो उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में लिखते हैं क्या, नहीं ना, वो तो पर्सनल हो गया। ड्राइंग लिखते हैं, बट ड्राइंग कब आता है, जब हमने पैसे बिजनेस में से निकाले। यहां पर्सनल खर्चा है लेकिन पर्सनल सेविंग में से है, दोनों का ही रिलेशन बिजनेस से नहीं है ना। तो इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। नो एंट्री will be made this transaction। क्यों,
क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है हमारे फर्म पर, हमारे फर्म पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि सेविंग में से पर्सनल खर्चा किया गया है। बिजनेस के कैश कैपिटल पे इसका कोई फर्क नहीं हो रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट गुड्स टिम्बर फॉर 3 लाख। ठीक है, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। अब आपने लकड़ी खरीदी, गुड्स खरीदा, तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? परचेस। कितने रुपए का परचेस किया आपने? 3 लाख का। आधा पेमेंट किससे किया है? कैश से। आधा पेमेंट किससे किया है? चेक से। चेक के लिए क्या यूज होगा? बैंक। आधे पैसे नगद गए यानी कि कैश डिक्रीज, आधे पैसे चेक से गए तो बैंक डिक्रीज। नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स परचेस्ड, half paid in cash and half paid by check। अब आपने लकड़ी खरीदी थी, है ना, गुड्स एज अ टिम्बर, आप लिख सकते हैं गुड्स एज अ टिम्बर आपने परचेस किया 3 लाख रुपए का। गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? परचेस। अब पेड कैरिज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर। लकड़ी खरीदी, लकड़ी के लिए भाड़ा दिया 5,000 रुपए का। कितने रुपए का? 5,000। तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए? 5,000। कैरिज पेड फॉर अनलोडिंग द टिम्बर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हम लोग तो जब असेट्स परचेस करते थे तो इंस्टॉलेशन कैरिज उसमें जोड़ते थे। बिल्कुल, वो असेट्स होती थी। टिम्बर असेट्स नहीं होगी, करंट एसेट से माल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम लिखा जाएगा, कैरिज टू कैश। नेक्स्ट एफ, बैंक चार्जेस। इससे पहले एफ बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस काटा। कौन सा चार्जेस काटा भाई? बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक क्यों लिखा? क्या बैंक आपके घर आकर आपसे पैसे लेती है? नहीं, आपके बैंक के अकाउंट में से पैसे कम कर देती है, तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाता है। इसलिए बैंक जब भी चार्जेस काटेगी तो बैंक चार्जेस टू बैंक, चार्ज बाय बैंक। नेक्स्ट, गुड्स 15,000 रुपए वर यूज टू मेक फर्नीचर। जो आपने माल खरीदा था टिम्बर 3 लाख रुपए का, उसमें से 15,000 का गुड्स हमने यूज करके फर्नीचर बना दिया। क्या बनाया हमने? हमारी कौन सी एसेट्स इंक्रीज हुई? फर्नीचर। क्या बनाया? फर्नीचर। फर्नीचर बनाने से मेरा जो स्टॉक था माल का, लकड़ी का 3 लाख रुपए का, उसमें से 15,000 रुपए का माल कम हो गया, क्योंकि मैंने लकड़ी से फर्नीचर बना दिया। परचेस कम हो गया। टू परचेस कितने का? 15,000। और मजदूरी भी दी, कितने की? 5,000। तो मेरा फर्नीचर कितने का पड़ गया? 20,000। मजदूरी दी, वेजेस टू कैश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी किसको दी है बनाने में? फर्नीचर बनाने में। फर्नीचर असेट्स है ना। असेट्स को खरीदते हैं या असेट्स को बनाने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, वो एक्सपेंसेस उनकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। मैंने एसी खरीदा 25,000 का, 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के दिए, 5,000 लगाने के दिए, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा एसी 35,000 का है।
मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मैंने 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के दिए, 5,000 लगाने के दिए, नहीं। एसेट्स, फिक्स एसेट्स जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो सारी एसेट्स जब खरीदी जाती हैं तो उनके खर्चे उनकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, इसलिए यहाँ पे वेजेस टू कैश नहीं आएगा बेटा, फर्नीचर टू कैश ही आएगा। क्लियर? गुड्स used for making furniture and wages paid। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लास्ट सेकेंड, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, गलती से हमारे फर्म के अकाउंट में जमा हो गया है, ठीक है, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया, क्योंकि बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया? डिविडेंड। डिविडेंड एज अ इनकम होती है। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स का भी पूरा ट्रांजैक्शन डीमैट अकाउंट बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। इनकम का नाम क्या है? डिविडेंड। इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो इनकम, नेम ऑफ द इनकम क्रेडिट करना कि पैसे कौन से इनकम से आए हैं। जैसे रेंट रिसीव्ड तो बैंक, चेक से पैसा मिला तो बैंक टू रेंट, कमीशन मिला कैश टू कमीशन, चेक से मिला बैंक टू कमीशन। कितने रुपए डिविडेंड के? 5,000। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। किसने कलेक्ट किया? बैंक ने। लास्ट, तेजवीर सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर। अब देखो, इसने फिर पर्सनल बेचा, लेकिन पैसा कहां लगाया? डिपॉजिटेड इन द अमाउंट इन फर्म्स बैंक अकाउंट। फर्म्स के बैंक अकाउंट में लगाया, मतलब फर्म्स का जो पैसा था, फर्म का जो खाता था, उसमें पैसे बढ़ गए। तो फर्म में यदि पैसा लगाया है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, चाहे कोई सी भी चीज बेची हो। अगर आपने पर्सनल, बिजनेस की, किसी की भी चीज बेचकर एडिशनल पैसा री इन्वेस्टमेंट किया हो तो कैपिटल वर्ड ही आएगा, क्योंकि बैंक में कैपिटल इंक्रीज हो रही है। फर्म में पैसा लगा रहे हो, एडिशनल पैसा लगा रहे हो, तो हमेशा कैपिटल इंक्रीज होगी बेटा। क्या इंक्रीज होगी? कैपिटल। और इस बार कौन सा पैसा? फर्म का खाता डेबिट होगा बैंक, क्योंकि पैसे कहाँ लगाए हैं? फर्म के बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पर्सनल assets sold and additional capital introduced। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन फर्म्स अकाउंट। कितने रुपए का? 35,000। एक बार फिर से आप सुनिए, यहां आपने पर्सनल एसेट्स बेचकर पैसा बिजनेस में लगाया है, दैट्स वाई हमने एंट्री बनाई है। यहां पर्सनल सेविंग अकाउंट से पैसा पर्सनल चीज खरीदने में लगाया था, जिसका बैंक फर्म से कोई रिलेशन नहीं था। सेविंग अकाउंट में से पर्सनल चीजें खरीदी गई थी, इसलिए हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 14, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर हम 15 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूं क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ है, तो ये 15th वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बॉट गुड्स फ्रॉम गोयलसन 3 lakh, paid half by cash, sold goods to Sonika, received immediately 60,000, 10% of goods returned by Sonika, paid to Goelson 1,49,000 in full settlement,
अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल, और पेड रेंट 15,000, 2/3 ऑफ प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज। ये तो लिख ही लेना, ये वाला ट्रांजेक्शन तो आना ही आना है एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो सुरेखा ने बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री कॉलम खींच चुके हैं हम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ जल्दी से क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब तो ये ट्रांजेक्शन सबको आ गया है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, कैश इंक्रीज होता है, और कैपिटल। नाम से कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस किसने स्टार्ट किया, नाम कभी नहीं लिखना बेटा। 5 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड फ्रॉम गोयलसन 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। अब देखिए, आपने गोयलसन से माल खरीदा 3 लाख रुपए का माल खरीदा, स्टॉक बढ़ेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपने हाफ पेमेंट तो कर दिया है, क्या लिखा इन्होंने? पेड हाफ बाय कैश, मतलब 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख का पेमेंट कर दिया, तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का पेमेंट हम बाद में करेंगे। उधार है, किससे खरीदा हमने? गोयलसन से, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द पर्सन गोयलसन्स। कितने रुपए? 1,50,000। जब नगद खरीदते हैं तो परचेज टू कैश, जब उधार माल खरीदते हैं तो नेम ऑफ द सप्लायर जिसने हमें सप्लाई किया है, क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम इन्हें पैसे बाद में देंगे। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो नाम आता है। गुड परचेस्ड हाफ पेमेंट in cash and half is credit। आधा कैश है और आधा उधार है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने सोनिका को माल बेचा है 1 लाख का, रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली। फिर वही बात, हमने 1 लाख का माल सोनिका को बेचा, सोनिका, ठीक है, माल बेचा, स्टॉक कम हुआ तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा? 1 लाख। कितने रुपए इमीडिएटली पे किए? 60,000। तो 60,000 हमारे पास पैसे आ गए। बाकी सोनिका बाद में पैसे देगी। डेटर, क्या हुआ ये? डेटर। क्यों? क्योंकि ये पैसे कब देगी? बाद में। असेट्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि डेटर। गुड्स सोल्ड टू सोनिका, ठीक है। आगे लिखना चाहें तो कैश एंड क्रेडिट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, 10% ऑफ गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। सोनिका को माल बेचा था तो सोनिका टू सेल्स 10%। 1 लाख का 10% कितना होगा? ये 1 लाख। 1 लाख का 10% निकालो बेटा, 10,000। 10,000 का माल सोनिका ने रिटर्न कर दिया, माल वापस आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोनिका। क्यों? क्योंकि अब सोनिका 10,000 रुपए हमें नहीं देगी। 10,000 से हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। या जब भी रिटर्न हो तो नेम ऑफ द पर्सन आता है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय सोनिका। जब भी खरीदने और बेचने की एंट्री होगी उसको रिटर्न उल्टा करना है रिटर्न में, बस इतना याद रखना।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू गोयलसन 1,49,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए गोयलसन को आपने कितने का माल बेचा, 1,50,000 का, बट मैं अब उसे 1,50,000 में से 1,49,000 ही दे रही हूं, बाकी के 1,000 रुपए नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने फुल सेटलमेंट कर दिया है, भाई ये पैसे पकड़, अब और पैसे नहीं दूंगा। तो 1,000 रुपए कहाँ गए? डिस्काउंट। जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो किसके नाम से कंसीडर करेंगे बेटा? डिस्काउंट, क्योंकि अब हम उसको और पैसे नहीं देंगे। तो गोयलसन पूरे कितने रुपए से फिनिश हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। गोयलसन अकाउंट डेबिट, हमें गोयलसन को कितने रुपए देने थे? 1,50,000 रुपए। हमने उसे कितने दिए? हमारे पास से कितना कैश गया? 1,49,000। 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड टू गोयलसन इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। डिस्काउंट कहाँ आता है? डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक के साथ आता है। यदि कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में, यदि कैश क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में। डिस्काउंट में कभी कंफ्यूज नहीं होना, जिस प्लेस पे कैश लिखा है, बैंक लिखा है, डिस्काउंट वहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। देखिए हमें सोनिका से हमने उधार माल बेचा था 40 का, है ना, उसमें से 10 का उसने रिटर्न कर दिया होगा, तो 30,000 रुपए एटलीस्ट कम से कम। कितने? 30,000। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। देखिए टोटल कितने का था? 1 लाख का माल, उसमें से 10,000 का उसने क्या कर दिया? रिटर्न। कितने बचे? 1 लाख में से 10 का रिटर्न कर दिया तो 90,000, उसमें से 60,000 उसने कैश पेमेंट कर दिया तो कितने बचे? 30,000। मतलब हमें सोनिका से 30,000 रुपीज लेने थे, बट उसने तो पैसे देने से मना कर दिया, पैसे डूब गए, नॉट रिसीवेबल अमाउंट है। तो फिर उसे क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। हमारा पैसा डूब गया, नुकसान हो गया। कौन, किसने पैसे डुबाए? सोनिका ने। सोनिका जो हमारी डेटर थी, सोनिका जो हमारी डेटर थी, जिसे पैसे देने थे, वो पैसे नहीं देगी, हमारी एसेट्स कम हो गई, डेटर्स पैसे डूब गए। कितने रुपए? 30,000। कितने रुपए डूबे बेटा? अमाउंट नॉट रिसीवेबल। 30 कैसे आया? समझ में आया ना? 1 लाख में से 10 का रिटर्न हो गया था 90 में से 60 मिल चुके थे तो 30। या ऐसे देख लीजिए, सोनिका से हमें लेने थे 40, 10 डेबिट हो गए थे, ठीक है, तो क्रेडिट, तो ये माइनस हो गए, 30,000 लेना था। लास्ट एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट ये एंट्री तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या है? 15,000 रुपए का हमने किराया दिया, 2/3 प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज। देखिए 15,000 रुपए का रेंट है, 2/3 यानी कि 10,000। रेंट कितने का दिया? 15,000। 15,000 का कितना निकाला बेटा? 2/3। वो कह रहा है 10,000 रुपए जो थे वो ऑन यूज, ऑन रेसिडेंशियल, खुद के यूज में आ रहा है। हमने मकान का किराया दिया है 15,000, जिसमें से 2/3 प्रीमाइजेस जो बिल्डिंग है वो हम सेल्फ पर्सनल यूज में करते हैं। तो जो पर्सनल यूज के लिए होगा वहां पे क्या वर्ड आएगा? ड्रॉइंग।
एक बिल्डिंग है जिसके 2/3 में हम पर्सनल यूज कर रहे हैं और 1/3 पे हम बिल्डिंग का बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। एक बिल्डिंग जिसके 2/3 में हम रह रहे हैं पर्सनल यूज और 1/3 पे हम बिजनेस चला रहे हैं। तो हमने टोटल पेमेंट किया कितने का? 15,000। क्यों? क्योंकि फर्म से पेमेंट किया, पैसे हमारे पास से गए, बट 10,000 का पर्सनल हुआ तो पर्सनल के लिए ड्राइंग वर्ड यूज होगा और जिसका हमने बिजनेस यूज किया उसके लिए रेंट यूज होगा। 15,000 का 2/3 10,000 और 15 में से 10 गए तो 5,000 या फिर 15,000 का 1/3। बात समझ में आई? रेंट टू कैश नहीं लिखना है पूरे 15। क्यों? क्योंकि 15 में से 10 का पर्सनल है और 5 का बिजनेस है। मैम ऐसा तो कहा ही नहीं कि बिजनेस का है, बट अगर इतना पर्सनल हुआ तो इतना बिजनेस हुआ। रेंट पेड बाय फर्म्स पर्सनल एंड ऑफिशियल बोथ। जैसा आप लिखना चाहें, फर्म ने रेंट पे किया है पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों, या 2/3 रेंट पेड बाय पर्सनल एंड 1/3 रेंट बाय ऑफिशियल, जैसा आप लिखना चाहें। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बैड डेब्ट्स, और ये समझ में आना चाहिए, ये 2 और वो 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। चले, 2 क्वेश्चन की बात हुई थी, बट 16 में भी ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 हो जाएंगे, है ना। चले तो इसे उतारें, एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 14, 15 और 16। तो 14 तो एज अ प्रैक्टिस, 15 बहुत अच्छा और 16 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। तो कभी भी प्रैक्टिस करनी हो सबसे पहले 16 नंबर के क्वेश्चंस को जरूर देखना। पहला ट्रांजैक्शन, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। मुस्कान बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कैश स्टॉक बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैक रूम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड सेल्फ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड, commission received 25,000, 20% being received in advance, insurance company paid 80% in full and final settlement, salary paid 48,000 and due 22,000, provide depreciation on building 10% per annum। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। पहला ट्रांजैक्शन तो बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इस बार कैश, स्टॉक और बिल्डिंग, 3 चीजों से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो तीनों असेट्स को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश कितना है देखो, 3 लाख, 5 लाख और 25 लाख, 25 लाख। 3 लाख, 5 लाख और 25 लाख, कितना हो गया बेटा? 30 और 33 लाख। तो टोटल बिजनेस में कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई? 33 लाख। बिजनेस स्टार्टेड with cash, stock and building। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैक रूम। अब भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई रूम हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, पावर बैक रूम बनवा रहे हैं, फिर उसमें फर्नीचर लगाएंगे और भी कुछ काम करेंगे, तो हमारी एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स का नाम यहाँ पर बिल्डिंग लिखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने नाम दिया है पावर बैक रूम, तो हम ये नाम ही लिख देते हैं, है ना। हम एसेट्स बनवा रहे हैं क्या? पावर बैक रूम, अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अब पावर बैक रूम में फर्नीचर लगेगा या उसमें और कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो पावर बैक रूम ही लिखा जाएगा, है ना। कितना पावर बैक रूम? 1 लाख। जब भी पावर बैक रूम में कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो पावर बैक रूम टू कैश, पावर बैक रूम टू कैश उसके एसेट्स में ऐड होता जाएगा। कंस्ट्रक्टेड पावर बैक रूम, क्या कंस्ट्रक्ट करवाया हमने? पावर बैक रूम। सी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड सेल्फ। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तो हमने स्टॉक यानी कि माल, बिजनेस के माल की भरी, और एक सेल्फ पर्सनल 7,000 हमने पे किए। ठीक है, तो जो हमने माल के लिए इंश्योरेंस कराया उसके लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे। अकाउंट डेबिट, ये किसके लिए करवाया? बिजनेस में रखे हुए स्टॉक के लिए। और पर्सनल इंश्योरेंस करवाया तो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हुई, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? ड्रॉइंग टू कैश। ठीक है, बिजनेस के लिए करवाया तो इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्फ करवाया तो ड्रॉइंग वर्ड यूज होगा पर्सनल के लिए, टू कैश। तो 15 और 7 टोटल कितना पे किया? 22,000। क्या लिखेंगे नरेशन? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड स्टॉक एंड सेल्फ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब इंश्योरेंस वाला ध्यान से समझेंगे। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 80,000। पहले तो माल आग से जल गया, जो हमने माल खरीदा था या स्टॉक तो हम परचेज वर्ड लिखते हैं। अब वैल्यू कम हो गई तो हम टू परचेज लिखेंगे और रीजन क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट। माल किससे जला है? आग से। उसका रीजन टू, रखा हुआ माल कम हो गया इसलिए टू परचेज। 80,000 का माल हमारा डिस्ट्रॉयड हुआ। नरेशन लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या लिखेंगे बेटा? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब सुनिए, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसके आगे और लिखा है इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड, मतलब हमने इंश्योरेंस कंपनी में अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है कि भाई हमें इतने रुपए का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे। हमने इंश्योरेंस करवाया था, ऊपर देखो, है ना, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। बट अभी पैसे नहीं मिले हैं, अभी हमने सिर्फ क्लेम किया है। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया है। किसको किया है? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हमें आगे चलकर पैसे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर हुआ क्योंकि हमें पैसे देगा। टू, किस चीज का पैसा? लॉस बाय फायर। ये जो हमारा नुकसान था 80,000 का, ये नुकसान के पैसे हमें मिलेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। जब इंक्रीज होता है तो एक्सपेंसेस डेबिट और जब डिक्रीज होता है तो एक्सपेंसेस क्रेडिट। और नहीं तो जनरल हमें समझे कि हम किसको क्लेम कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। तो हमने जो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया था उस अकाउंट को क्लोज करना है क्योंकि हमें नुकसान का पैसा मिल रहा है। तो लॉस बाय फायर जो डेबिट था वो क्या कर देते हैं? क्रेडिट। हमारे अकाउंट्स में यदि कोई खाता अकाउंट ओपन करते हैं और उसको क्लोज करना हो तो उसको अपोजिट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। हमने किसको क्लेम किया बेटा? इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दिया। ये किसकी एंट्री बनी बेटा? नुकसान की। और ये किसकी बनी? क्लेम की। क्लेम की एंट्री याद करो, जिसको क्लेम कर रहे हो उसका नाम, तो इंश्योरेंस कंपनी। क्या क्लेम कर रहे हो? लॉस बाय फायर। ठीक है। नेक्स्ट,
कमीशन रिसीव 25,000, तो कैश हमारे पास आया टू कमीशन, और 20% एडवांस है, तो एडवांस कमीशन, दो कमीशन आए, एक तो कमीशन और एक एडवांस, है ना। टोटल हमारे पास कितने पैसे आए? 25,000। कितने आए बेटा? 25,000। उसमें से 20% एडवांस है, तो 25,000 का 20% कितना हुआ? 5,000। तो 5,000 एडवांस कमीशन में लिख देते हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, और 20,000 रुपए यहाँ लायबिलिटी। क्यों? जब भी हम किसी से इनकम एडवांस रिसीव्ड करते हैं तो एज अ लायबिलिटी क्रिएट होती है कि यार हमने उससे पैसा एडवांस ले लिया है, अब तो सारा काम करके देना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड 20% एडवांस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हमें नुकसान हुआ था 80,000 का, हमने बोला कि 80,000 का नुकसान हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कैश दिया 80%, तो 80,000 का 80%, मतलब उन्होंने हमें केवल 64,000 रुपीज ही दिए, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हो गया? 16,000। कितने का नुकसान हुआ? 16,000। ध्यान से समझना बेटा, इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लाभ हानि खाता। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया, हमारे डेटर जो इंश्योरेंस कंपनी बना था 80,000 रुपए, उसमें से उसने हमें 64 दिए, 16,000 का हमें नुकसान हो गया। जब किसी कंपनी से हम इंश्योरेंस का पैसा मांग रहे हैं और उसने हमें कम पैसे दिए हैं, तो हमारी फर्म को जितने रुपए का नुकसान हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। आगे चलकर हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो यदि फर्म को नुकसान होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, और यदि इनकम होती है, फायदा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें इतना समझना है कि इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे देने थे? 80,000। ये इंश्योरेंस कंपनी डेबिट थी, उनको पैसे देगी वापस, तो ये क्रेडिट होगा। डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन लेने कितने थे? 80, मिले कितने? 64। जो डिफरेंस है, नुकसान हो गया, लेना था 80, मिले 64, तो बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट नहीं दिया, हमारा नुकसान हुआ है। क्या होगा? अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। पूरा आप लिखेंगे क्योंकि मुझे 2 ट्रांजैक्शन और करने हैं, इसलिए आप पूरा लिखेंगे अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट एंड लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्या लिख देंगे? लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरी पेड 48,000 एंड ड्यू 22,000। देखिए, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। हमने सैलरी दी 48,000 और ड्यू है 22, मतलब देना बाकी है, या ऐसा कह लीजिए कि हमें देना था, ड्यू थी 22,000, मतलब सामने वाले को हमें कितने रुपए देने थे सैलरी के? 22,000, बट हमने उसको कितने दे दिए? 48। आपका ड्यू अमाउंट कितना था? 22, बट मैं आपको कितना दे रही हूँ? 48। हो सकता है उसने मुझसे एडवांस मांगा हो, तो 48 में से यदि मैं 22 माइनस करूं तो 26,000, मतलब मैंने सैलरी के दिए 22,000 रुपए, और प्रीपेड सैलरी, एडवांस प्रीपेड सैलरी एडवांस मैंने दे दिए 26,000, तो टोटल मैंने सैलरी का कितना पेमेंट किया? 48,000।
बात समझ में आई? सैलरी थी ड्यू 22,000 रुपए, बट पेमेंट कर रही हूं मैं 48,000 का। क्यों? तो भैया सैलरी तो आपकी 22,000 की थी, 26,000 रुपए आपको मैं एडवांस दे रही हूं। एडवांस जब पेमेंट करते हैं तो असेट्स अकाउंट क्रिएट होता है, असेट्स बढ़ती हैं। प्रीपेड, जब भी कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया जाता है तो वहां पे लिखा जाता है प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी। ठीक है, ये अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये सारे ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 5 स्टार वाला है, छोड़ना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। सैलरी ड्यू एंड पेड। लास्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो बिल्डिंग कितने की थी भाई? 25 लाख। 25 लाख का 10%, एक जीरो कम कर दीजिए, 2,50,000। तो 2,50,000 का आपका डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सी एसेट्स की वैल्यू कम होगी? बिल्डिंग की एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कितने रुपए से? 2,50,000। डेप्रिसिएशन चार्ज, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। 2,50,000 कैसे आए? ये 25 लाख था, 10% निकालेंगे, 25 लाख का 10%, एक से एक 2,50,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 3, 14, 15, 16। जो भी हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं रेगुलर में, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करें। चैप्टर फिनिश होने वाला है, 25 तक क्वेश्चन है, फिर हम लेजर पे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये जरूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है या नहीं। मिले नेक्स्ट वीडियो में, बाय।